हेलो फ्रेंड, इकरा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए साइंस का पेपर क्लास 10 यानी कक्षा 10 की हाई स्कूल का साइंस का पेपर हम देखते हैं कि हमारी परीक्षाओं में किस तरह से पेपर आता है। और ये आपका एक पेपर है जो खुद तैयार किया गया, और ये पेपर देखेंगे तो ये 2021-22 का एक मॉडल पेपर के तौर पे जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसमें से कम समझ लीजिए 45 से 50% क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखेंगे तो पेपर को सबसे पहले बाबू, जैसे आप लोगों को पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ें, और मैंने बता भी दिया था पिछली वीडियो में कि सबसे पहले आपको करना क्या है, किस तरीके से क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ने के लिए देखिए यहाँ लिखा है 3 घंटे 15 मिनट का समय है, पूर्णांक आपका 70 है, और निर्देश दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है वो केवल आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर सामान्य निर्देश दिया, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क ख ग में विभाजित है। वैसे आप जानते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 3 पार्ट में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आगे देखेंगे तो प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। मतलब आपको करना क्या है, पहले खंड का अगर क्वेश्चन आप करें तो पूरा पहले खंड का एक बार कर लीजिएगा, फिर खंड ख में जाइएगा, फिर खंड ग में जाइएगा। मतलब जिस खंड की शुरुआत करिएगा उसका फाइनल एक साथ लिख लीजिएगा, उसके बाद अगले खंड में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है बाबू। आगे देखेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सबको आपको करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। मतलब इसमें क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, लेकिन खंड अगर नया खंड आप शुरू कर रहे हैं, जैसे क आप खंड पूरा कर चुके, ख लिखना है तो नए पेज से शुरुआत होनी चाहिए इसकी। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, उनके सामने दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों का रासायनिक समीकरण द्वारा दीजिए। चित्र बनाना पड़े तो स्वच्छ बनाना है आपको चित्र, और रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया भी आपको देनी है। तो आइए बिना लेट किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। मतलब दे रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा। ऑप्शन पहला है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है थोड़ा सा ये समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ ऊपर लिखेंगे खंड क, उसके बाद यहाँ लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर लिखेंगे, आपका जो रोल नंबर होगा लिखना ना भूलेंगे, जरूर यहाँ लिखेंगे आप दाहिने साइड में कॉपी के। यहाँ देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, आप चाहें तो इसको बीच में भी लिख सकते हैं। देखिए क, जो क वाला था उसमें हमारा देखेंगे तो 4 ऑप्शन था, और पूछा था किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। देखेंगे पेपर आपके सामने है, तो कब बनता है तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, अवतल दर्पण द्वारा। तो आप लिखेंगे ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन का, तो पहले का क आप लिखेंगे, क लिख के दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो दूसरा आपको लिखना है अवतल दर्पण द्वारा। दूसरा सवाल देखें ख क्वेश्चन देखें तो ख में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ख में कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप जानते हैं प्रतिरोधकता का यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे ख का कौन सा सही है, चौथा, ख का चौथा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे ख का चौथा ओम। अगला देखेंगे ग, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है वो जनित्र है, तो आप देखेंगे ग का पहला सही है, जनित्र लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद घ देखेंगे तो घ को देखें तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। घ क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तन, ऑप्शन देखेंगे पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा और परितालिका द्वारा। तो आप जानते हैं ये ऑप्शन इसका होगा तीसरा, घ का तीसरा पक्षमाभि द्वारा। तो आप लिख देंगे घ का तीसरा पक्षमाभि द्वारा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, दूसरा का क दिया है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिसको पीछे का दृश्य देखने के लिए हम अपने वाहनों में अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, मतलब पीछे के देखने के लिए, और क्यों। तो देखेंगे दूसरा का क आंसर लिखा है यहाँ पे, देखेंगे आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का
क। देखिए ये लाइन खींचना ना भूलेंगे, इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं। विज्ञान में देखिए इसमें क्या है, हिंदी वाले में मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपको एक पेज पे लिखना है। विज्ञान में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 4 ही आपका विकल्प वाला सवाल दिया है, तो हर खंड में आपको मिलेगा। तो खंड क का है तो इसको यहाँ लिख लें, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 यहीं लिखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, आप यहीं लिख लेंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में, दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह दूर स्थित वस्तुओं का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपसे ये पूछा है, तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसे प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण को, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो उसकी वजह यही है कि जो दूर जो स्थित वस्तु है, दूर पीछे दिख रही होगी, उसका सीधा और पूरा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमको शीशे में दिख जाता है। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल के, आप उसमें या कार वगैरह के जो भी हमारा गाड़ी होता है उसका शीशा जो होता है पीछे वाला देखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लीजिए, ख इसका, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी यहाँ पे देखें तो फोकस दूरी दिया हुआ है और वस्तु का लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दिया है, कि मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है 10 सेंटीमीटर दूरी पे बने, तो आपको निकालना क्या है, वस्तु की दूरी निकालना है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस अवतल है, फोकस दूरी 15 है, वस्तु को लेंस से कितना दूरी पे रखा जाए, यानी क्या निकालना है आपको, वस्तु की दूरी निकालना है कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। तो देखिए इस सवाल को हम करते हैं, आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो फोकस दूरी दिया हमारा 15 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारी क्या होती है, माइनस में होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी एफ माइनस का 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी भी होता है जो माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है, वस्तु की दूरी यू आपको निकालना है। तो आप जानते हैं सूत्र इसका होता है, दर्पण सूत्र क्या, लेंस सूत्र क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आप जानते होंगे, ये हमारा सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखेंगे 1/f 1/ माइनस का 15, ये है हमारा फोकस दूरी, f बराबर 1/v 1/ माइनस 10, v हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/u, u हमारा वस्तु की दूरी है। अब 1/u को इधर लाएंगे तो 1/u देखिए माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर ये 1 माइनस का 10 है और ये 1 माइनस 15 को इधर लेके जाएंगे, मतलब दोनों भिन्न को एक पास कर लेंगे। तो 1 माइनस का 15 जब इधर आएगा तो माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/15। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए 10 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 15 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। जिन लोगों को ये या नहीं आता एलसीएम से, वो क्या करेंगे, 15 करने 15, 15 का 1 में गुणा कर लेंगे और 10 से करने 10। ठीक है, यानी 10 से करने 10 कर लेंगे, यानी 15 ये माइनस का और 10 ये हमारा प्लस का, और इसका नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, 15 हमें 150। फिर उसके बाद दो ऊपर घटा लेंगे और नीचे जो आएगा लिख देंगे, काट देंगे, दोनों को सरलतम रूप लिखना है आपको छोटा करके। तो आपका आ जाएगा यहाँ 3 में से आपका 2 देखिए निकल जाएगा, तो माइनस का 3 है, इसीलिए माइनस का 1/30, यानी भी बराबर यू हमारा निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/30 है तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, वस्तु की दूरी आ जाएगी। वस्तु की दूरी आप जानते हैं हमेशा माइनस में ही होता है, तो वस्तु की दूरी हमारी कितनी निकल गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गौ, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको जरा दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे होता है। आइए देखते हैं। जरा दृष्टि दोष, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, 2 का ग, दूसरा का ग है। देखिए इधर भी आपको लिखना पड़ेगा 2 का उत्तर, क्योंकि अगले पेज पे जैसे लिखेंगे केवल ग लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा किसका है। तो दूसरे का ग, जरा दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा पास दोनों स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है बाबू, मतलब इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दूर और पास दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका निवारण कैसे होता है, तो जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोकसी लेंस द्वारा किया जाता है, मतलब 2 फोकस का जो लेंस होता है उसका प्रयोग करके और इस दोष का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इतना इतना लिखना है आपको ये, ठीक है, 2-2 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट देखिए तीसरा का क, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। पहला सवाल तो यही पूछ दिया है, 4 नंबर का सवाल है ये। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ देखिए एक सवाल हो गया, दूसरा इसी में दे रहा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 2 दूरी दिया है, एक बार 5 एक बार 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा।
आपको बताना है कि प्रत्येक कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, कब एक बार वस्तु 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे और एक बार 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे, लेकिन वक्रता त्रिज्या हमेशा कितनी होगी, 20 होगी। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को हम हल करते हैं। चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको इस पेज पे हम नहीं लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न संख्या 3 की बात कर लें तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है भाई। नियम पहला होता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। पहली बात तो यही है, कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। नियम 2 क्या कहता है भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं, मतलब एक ही पृष्ठ में होते हैं। क्या क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब का मतलब डायरेक्ट अभिलंब आप लिख सकते हैं, समतल में होते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दिया था वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस तो आप देख ही रही हैं, आप तो जान ही गए हैं भाई कौन सा दर्पण कौन सा था, आप अवतल दर्पण हमारा है। वहाँ फोकस दूरी दिया है हमारा f बराबर, तो आप जानते हैं यहाँ से r से हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी, क्योंकि आप जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमको f v और u चाहिए, तो यहाँ r दिया है, तो r से f निकालने का फार्मूला यही होता है, f बराबर r/2 होता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो r का मान 20 है, 20/2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। वैसे जान लीजिए फोकस दूरी बात कर लें, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, माइनस में 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा बाबू। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की दूरी आप -5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, माइनस होती है। कितना हो दिया आपको माइनस लगा लेना है, तो वस्तु की दूरी आप लिखेंगे u बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर लिया जाए तो, क्योंकि दो कंडीशन कहा था, एक बार 5 का है, एक बार 15 का है, तो मैं 5 ले रहा हूं यहाँ पे, तो फोकस दूरी सेम एक ही रहेगी। तो देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपका चाहे तो इसको बॉक्स में ऐसे घेर सकते हैं, ब्लैक पेन से दिखेगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-5। ये भी एफ हमारा क्या हो गया भाई, जो अब निकाले हैं -10। ठीक है, और 1/v प्लस 1 यहाँ पे देखेंगे तो हमारा u, वस्तु की दूरी -5 है। तो देखिए जो हमारा ये है भिन्न है, उसको एक पास कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1/10, माइनस ऊपर चला जाता है बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस का जैसे गुणा हो जाएगा तो ये -1/5 बन जाएगा। तो -1/10 यही है, इस 1/5 को इधर लाएंगे तो +1/5 हो जाएगा बराबर 1/v। आप देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या करना भाई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो अब 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा -1 प्लस 5 दूना 10, 2 में से 1 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1 प्लस वाला ज्यादा है ना इसीलिए प्लस का आएगा 1/v। यानी अगर बात करें तो 1/10 बराबर आ गया 1/v, तो v बराबर कितना आ जाएगा, नीचे का नीचे तुलना कर लीजिए, v बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी v का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की दूरी हमारी निकल के सॉरी हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका परिणाम पूछा है, तो प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो परिणाम आप बता सकते हैं इसका क्या परिणाम होगा। आगे देखते हैं, ये बताते हैं आपको। दूसरा, यदि वस्तु की दूरी हमारा u माइनस का 15 सेंटीमीटर लिया जाए तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो ये क्या होगा भाई, दर्पण सूत्र वही है हमारा, बस क्या करना 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-15, ये 15 कर देना है। बाकी फिर इसको उठा के इधर लेके आएंगे हम, तो देखेंगे -1/10 प्लस का 1/15 बराबर 1/v। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -1/30। v का मान कितना आ गया, -30। परिणाम इसका क्या होगा, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये भी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी ही तो है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। ठीक है, जब माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। ठीक है बाबू। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आपको सवाल को ऐसे लगाना, बहुत गाँव मौज नहीं करना, आपको बहुत आसान तरीके से आपको लगाना है और इसे साफ साफ लिखना है, ज़्यादा इसमें कटिंग वटिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, पेज यहाँ खाली है, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, तीसरा का देखिए, यहां मैंने ये सवाल किया और इसी में अथवा करके ये भी सवाल दिया है। लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरणारेख द्वारा खींचकर बताइए। जिसको ये सवाल आ रहा होगा ये करेगा, नहीं तो ये आएगा तो ये करेगा, ये दोनों नहीं करना है, इन दोनों में से कोई एक। जिन दो सवालों के बीच में अथवा लिखा होगा उनमें से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया इसलिए अब इसको नहीं करेंगे। ख वाला देखिए, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। ये करिए। अथवा अगले देखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। परिभाषा देनी है, विद्युत विभवांतर क्या है उसका मात्रक लिखना है। उसके बाद एक और सवाल इसमें दे दिया है, 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह आसान सवाल है, इसी को करेंगे। ठीक है, अथवा करके इस सवाल को करेंगे। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रक देखिए यहाँ पे,
तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, ध्यान से समझिए, रोल नंबर हर पेज पे लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे विद्युत विभवांतर क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए विद्युत विभवांतर, तीसरे का ख आप कर रहे हैं, तो लिखेंगे इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब एक यूनिट धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। वहां पे मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, बस ये आपको लिख देना मात्रक। उसके बाद जो सवाल दिया है 10 ओम 20 ओम 30 ओम का दिया है, अब इसको कह रहा है एक बार समांतर क्रम में रखिए एक बार श्रेणी क्रम में रखिए, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, बस आसान है। समांतर क्रम में रखेंगे तो क्या होगा, देखेंगे समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितना ये दिया होगा जितना ओम, तो देखिए 1/r बराबर हो जाएगा, ये 10 ओम दिया है ना, तो ये हो जाएगा 1/10, ये 1/r2 1/20 1/30। अब इनको हम ले लेंगे आराम से, देखिए यहाँ पे, तो इन तीनों का एलसीएम जैसे लेंगे 10 20 30 का, तो आएगा 60। एलसीएम कौन होता है, जो इन तीनों से कट जाए। अब यहाँ 10 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 6 लिख देंगे, 20 तिहाई 60, 3 बार में 30 के देंगे तो 30 गुना 60, 2 बार में 6 3 9 2 11/60 आ जाएगा, ठीक है। 1/r यानी r का मान आ गया 60/11, कि भाई 1/r है बराबर 11/60 है, तो 1/r है ना ये, जब r निकालेंगे तो ये उल्टा होगा, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, तो 60/11 हो जाएगा, 11 से भाग दे देंगे आएगा 5.45 ओम प्रतिरोध है, तो ओम लगाना ना भूलेंगे। अगला देखिए, अगर इसको हम श्रेणी क्रम में लें तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, बस तीनों को जोड़ दिए 10 20 30 आ गया 70 ओम, r बराबर कितना आ गया 70 ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीटीओ लिखना ना भूलेंगे, नीचे नीचे जरूर आप पीटीओ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए, यानी विद्युत मोटर का आपको आरेख खींचना है और उसका सिद्धांत और कार्यविधि बताना। आरेख खींचने पे 1 नंबर है, सिद्धांत बताने पे 2 नंबर है, कार्यविधि बताने पे 4 नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, तो इन दोनों में कौन करना है आपको, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लें, प्रश्न संख्या 4 हम कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 4 को देखें तो 4 का ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको हम करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, विद्युत मोटर हेडिंग डाल देंगे, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सिद्धांत इसका क्या कहता है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, बस ये इसका सिद्धांत है। कार्यविधि क्या है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। यह बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिस कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगते हैं, दक्षिणावर्त मतलब बाएं। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे बलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त बलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार से रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। तो देखिए चित्र हमने लिखा है, चित्र अगले पृष्ठ पे है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि चित्र अगले पृष्ठ पे है, ठीक है। तो चित्र को आप अगले पृष्ठ पे, जब भी चित्र बनाना तो आप लिख देंगे चित्र अगले पृष्ठ पे, तो चित्र आप बना लेंगे। मैंने चित्र नहीं बनाया है, आप देखिए खाली पेज मैंने छोड़ दिया, चित्र आप बना लेंगे इस पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे इसके बाद हमारा खंड ख शुरू होता है। खंड ख को देखते हैं, खंड ख में केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको देखेंगे। दिया है पहला सवाल, देखिए Zn प्लस CuSO4, अब ZnSO4 प्लस Cu का रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का, मैंने कल ही बताया था। यहाँ देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, क्योंकि Cu को उधर करके और ZnSO4 में मिल जाता है तो Cu का विस्थापन हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगी, विस्थापन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे हम करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखेंगे, देखिए कॉपी पे मैंने लिखा है आराम से, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया, क का दूसरा सही है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इसका। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ख जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की कठोरता हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, विरंजक चूड़, अभी मैंने बताया था वीडियो में, भाई देख लेना केमिस्ट्री वाला वीडियो, विरंजक चूड़। उसके बाद मैंने लिख दिया विरंजक चूड़। उसके बाद गौ की बात करें तो ब्यूटेनाल, देखिए यहाँ पे गौ में क्या पूछा, निम्न में से किस यौगिक में OH का एक क्रियात्मक समूह है, तो जिसके लास्ट में नाल लगा होता है OH होता ही है, ठीक है। OH नाल ही होता, आल लगा होता, आल नाल नहीं आल मान के चलिए, इसलिए मैंने लिखा है ब्यूटेनाल, आल लगा होगा तो OH ग्रुप का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसका, देखिएगा यौगिक में OH का, OH जब आएगा तो आपको आल लास्ट में देखना है, तो ब्यूटेनाल, नाल में आल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी दूसरा सही है, गौ का
दूसरा सही। बस ये इतने 3 है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सवाल पूछ रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। हाँ देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके द्वारा जिसमें एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है, इसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है। मतलब एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। उदाहरण CuSO4 प्लस Zn, इसका जब अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा ZnSO4, ZnSO4 और Cu क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है बाबू, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उपयोग, तो आप लिखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उपयोग। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, लिखेंगे यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो इसका अभिक्रिया क्या है भाई, 2NaOH प्लस CO2 का अभिक्रिया करवाएंगे तो Na2CO3 प्लस H2O। उसका क्या करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से इस पर अभिक्रिया करवाएंगे। Na2CO3 यही उठ के यहाँ चला आया, H2O प्लस CO2 से करा दिया, 2NaHCO3 बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। उपयोग पूछा है तो इसका एक उपयोग बता दीजिए। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, खाना पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का देखेंगे गौ। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, यह आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है भाई, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर लेते हैं। उत्तर संख्या 7 की बात करें तो देखेंगे प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या है, इसका आपका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो IUPAC नाम आप लिख लीजिएगा। इसका IUPAC नाम क्या होता है, 7वें का को मैंने यहाँ लिखा है तो इसका IUPAC नाम ऐसे लिख लीजिएगा, सवाल को बराबर IUPAC नाम करके यहाँ उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख, इसका 7वें का। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियां बताइए, कैसे रोका जा सकता है। संक्षारण का मतलब होता है धातुओं जब नुकसान हो जाता है, जब क्षरण हो जाता है धातुओं का, तो उसको कैसे रोका जाए। तो देखेंगे 7वें का ख, संक्षारण नम वायु के संपर्क में आने पर धातु का क्षारण संक्षारण कहलाता है। जब भी नम वायु यानी नमी जब हवा में हो जाएगी और उसके संपर्क में धातु आता है तो उसका क्षारण हो जाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है, मतलब यह ऑक्सीकारक प्रक्रिया है। ठीक है, इस संक्षारण रोकने की विधियां, पेंट लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। मतलब लोहे को पेंट लगा दीजिए तो भाई देखिए उसका संक्षारण नहीं होगा, तेल या ग्रीस लगा दें तो मतलब जंग लगने से बचाना, कुल मिला के बात है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल 8वें क्वेश्चन को देखिएगा। तो 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई, समजाति श्रेणी, इनमें आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तीनों पे आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों पे के आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा क्या करना है, ये सवाल करना है आपको, इसका रासायनिक अभिक्रिया देना सबका, ये नीचे दिया ना सबका, या तो इन तीनों को करिए या तो रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो मैंने ऊपर वाला चुना है, ऊपर वाला आसान है टिप्पणी लिखने का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डाल दिया मैंने, यहाँ देखिए लिखा मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कोई दूसरा परमाणु जैसे क्लोरीन प्रतिस्थापित कर दे तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको समझाया भी है वीडियो में, आप देख लेंगे। CH4 प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ करा दिया तो CH3Cl और HCl क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस आपका बन जाएगा HCl। ठीक है, साबुनीकरण अगला जो था हमारा, साबुन की सफाई प्रक्रिया पूछा था, तो यहाँ साबुनीकरण गलत हो गया, साबुनीकरण आपको नहीं लिखना है। जब भी सफाई अभिक्रिया पूछेगा तो मिसेल वाला आपको लिखना है। सफाई अभिक्रिया जब भी पूछेगा साबुन का तो मिसेल वाली अभिक्रिया आपको लिखनी है। यहाँ पे मैंने साबुनीकरण का दे दिया है। उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त हो जाते हैं। यही क्रिया साबुनीकरण कहलाता है। साबुनीकरण का ये रासायनिक क्रिया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लीजिएगा इन सब क्वेश्चन को, एकदम आएगा आपके पेपर में। यहाँ देखिएगा समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, इसको मैंने लिखा है। तो समजाति श्रेणी की बात कर लें बाबू, तो देखें 8वां का तीसरा है, कार्बन या उसके यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। इनके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जैसे एल्केन। समजाति श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है समजाति श्रेणी का सूत्र। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया। अब जैसे केमिस्ट्री का पार्ट खत्म हो तो यहाँ खंडगौ मत डालीजिएगा, अगले पेज पे आपको डालना है खंडगौ। ठीक है, तो खंडगौ की बात कर लेते हैं। तो आइए खंडगौ का सवाल देखते हैं। खंडगौ को देखिए, खंडगौ में देखिए, तो मैंने इसका लिखा नहीं है, मैंने इसको बस आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया भी है, पढ़ाया भी है।
तो आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिएगा, तो खंड का पहला सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा मतलब जनन तंत्र कौन सा नहीं है? तो अंडाशय आप जानते हैं महिला में होता है, गर्भाशय महिला में होता है, डिंब वाहिनी महिला में होता है, शुक्र वाहिनी नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र वाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिका, ये नहीं होता महिला में। अगला देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का, मैं इस पे लगा रहा हूँ, आप कॉपी में कभी इस पे टिक मत करिएगा कि पेपर में, परीक्षा में कभी मत टिक करना, मैं बता रहा हूँ आपको। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जीवाश्म देखिए, पवन ऊर्जा जो होता है ये जीवाश्म का नहीं है, सौर ऊर्जा जीवाश्म का नहीं है, कोयला जो होता है ये हमारा जीवाश्म ऊर्जा होता है। हजारों साल पहले दब गया होगा जमीन में, कोयला बन जाता है, ठीक है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है? तो पवन चक्कियां यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं यांत्रिक कार्य को क्या करता है ये, ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं आप जानते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, मतलब जैविक प्रक्रम द्वारा। जैसे ये कृषि का जो लकड़ी उकड़ी होता है, जो हम जो कुछ होता है, मान लीजिए घास फूस जो कुछ बचता है नीचे जाता है, सड़ जाता है, तो वही जैविक प्रक्रम कहलाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 10वां का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उप उत्पाद क्या हैं? तो स्वपोषी पोषण आप जानते हैं, ऐसा पोषण जो, ऐसे पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसा पोषण जो खुद से भोजन ग्रहण किया जाए वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यानी फूल का जो बीज वाला हिस्सा है, बीज का, उसी का आपको नामांकित चित्र बनाना है। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो आप जानते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है? पहले तो वही पदार्थ होता है जो हजारों साल पहले या कुछ समय पहले पृथ्वी के नीचे दब गए हों, दबने के बाद क्या होता है? अपघटित हो जाते हैं, मतलब वो पर्यावरण के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब पर्यावरण को स्वच्छ रखने में काम करते हैं, क्योंकि उसको सड़ा गला के क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कायिक प्रवर्धन क्या है? 11 का कब मैंने बताया आपको कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन उदाहरण सहित बताइए। तो कायिक प्रवर्धन जानते हैं, इसमें दाब लगाना होता है, कलम लगाना होता है, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल पौधा होता है, छोटा सा होता है, तो एक की डाली काट के दूसरे में जोड़ के वहाँ पर टेप कर देना, टेप लगा देना। या आम का या किसी भी पेड़ का जो होता है उसमें क्या करते हैं हम देखते हैं, जो हम दाब लगाते हैं उसमें आम के पौधे में हमारा कलम लगता है। फिर उसके बाद गन्ना जो होता है, गन्ना भी हमारा वही है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। कायिक प्रवर्धन आपको बताया मैंने। मादा जनन तंत्र का, ये महिलाओं का जो जनन तंत्र है उसका चित्र बनाना है आपको। चित्र बनाना हो तो ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, दोनों में से कोई ये करना है आपको। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत अच्छे से मैंने बताया है। मानव में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आप जानते हैं 46 होते हैं। जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र क्या होता है भाई, इनका निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुष में जो होता है हमारा XY गुणसूत्र होता है, महिला में केवल XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो देखेंगे जीवाश्म क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो पाचन तंत्र है, पेट वाला, आमाशय, आंत वाला हिस्सा, आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया को वर्णन कीजिए। आपको लिखना है मुंह में जाएगा तो कैसे, आपको पूरा मैंने डिटेल में बताया। मुंह में जाएगा, उसके बाद वहां से नीचे जाता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचता है भोजन, कैसे पचता है, ये प्रक्रिया आपको बतानी है। या पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए। पादपों में परिवहन से क्या मतलब है? पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो नीचे से जल को अवशोषित करते हैं। आप तो जानते हैं सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो, और खनिज लवण को खींचते हैं, तो ये जब उसके अंदर घूमते हैं, पत्तियों में, टहनियों में पहुंचते हैं, तो यही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। पौधों में जल, भोजन, तो आप जानते हैं जल को जब खींचते हैं तो क्या कहते हैं उसे? जल का ऊपर खींचना क्या कहलाता है भाई? फ्लोएम कहलाता है। जल का खींचना फ्लोएम कहलाता है। सही बात है कि जाइलम कहलाता है। तो याद देख लीजिएगा, पौधों में जल और भोजन, अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, कैसे जाता है आपको बताना, ठीक है। इस तरह से विज्ञान का जो मैंने पेपर बताया, मॉडल पेपर, ये बहुत अच्छा पेपर है और इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पूछेगा भी आपके पेपर में, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।